Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, सीमेंट डिजॉर्डर। आज हम लोग इस पे बात करते हैं। सीमेंट डिजॉर्डर एक बहुत कॉमन डिजॉर्डर्स है जो मेल में हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं सीमेन किसको बोलते हैं। सीमेन मेल जेनाइटल ऑर्गन का एक इजाकुलेटरी प्रोडक्ट है। जब सेक्सुअल इमोशन जब स्टिमुलेट होता है तो उस समय यह इजाकुलेशन होता है, यह सीमेन बनता है। अब सीमेन बनता क्या क्या चीज़ से है? तो सीमेन जो होते हैं वो 4 कंपोनेंट से बनते हैं। कौन कौन चीज़ से? सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ से, दूसरा होता है बल्बोरेथर फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड सेमिनल वेस्कुलर फ्लूइड। अब इसमें अगर बात करते हैं, जैसे आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे ये टेस्टिस है, दोनों तरफ टेस्टिस होता है। टेस्टिस से क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ। यह स्पर्मेटोजोआ यहाँ से होते हुए भास डिफरेंस होते हुए और आ जाता है एम्पुला में। यहीं पर रहता है, स्पर्म स्टोर रहता है दोनों तरफ से, यहाँ भी स्टोर रहता है। जब सेक्सुअल इमोशन जब आता है ना, उस समय सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड बनते हैं और प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, इससे फ्लूइड बनता है। और इस स्पर्म, सेमिनल वेसिकल का पूरा प्रोस्टेट फ्लूइड, तीनों मिल के एक मिक्सचर बनता है जो यहीं पे आके स्टोर होता है, इस साइड में, और यहाँ पे इस साइड स्टोर होता है। इसको इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। उसके बाद जो नॉन एपिनेफ्रिन जब निकलता है ना, यह एडल मेडुला से, तो यह फिर यहाँ से दोनों तरफ से पुश होकर के बाहर निकल जाता है। तो इसके बाद इसको जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सीमेन कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो इजाकुलेटरी फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर हम पूरे सीमेन की बात करते हैं तो सीमेन में आपको ऐसे 4 कंपोनेंट तो हैं, 3 कंपोनेंट मेन है। एक कंपोनेंट जो होता है पहले सिक्रेशन होते रहता है। तो इसमें देखेंगे तो पहला जो होता है लगभग 70% जो होता है वह सेमिनल वेसिकल फ्लूइड होता है, यानी कि यहाँ का फ्लूइड होता है 70%। 15% जो होता है ना वह प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट फ्लूइड बोलते हैं उसको। और 5 से 10% जो होते हैं वो स्पर्म होता है। और 5% जो होता है ना वो बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड होता है, जो ये होता है यहाँ से। तो ये तो मिलता भी नहीं मिलता है, लेकिन 3 को तो जरूर मिलते हैं इसमें। तो एक सीमेन देखेंगे तो इसमें ये सब मिलते हैं कंपोनेंट। चलिए, ये तो हो गया बात कि इमोशन के समय ये बाहर इजाकुलेटर के बाहर निकलते हैं। अब इसमें डिजॉर्डर 2 तरह के होते हैं। एक होता है इजाकुलेटरी डिजॉर्डर, एक होता है कंपोनेंट डिजॉर्डर, है ना। सीमेन में 2 तरह के डिजॉर्डर पढ़ते हैं हम लोग। एक पढ़ते हैं इजाकुलेटरी डिजॉर्डर, इजाकुलेटरी डिजॉर्डर। एक पढ़ते हैं हम लोग कंपोनेंट डिजॉर्डर, कंपोनेंट का डिजॉर्डर। इजाकुलेटरी डिजॉर्डर को हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले का वीडियो देख लेंगे आप प्रीवियस वीडियो में। इजाकुलेटरी डिजॉर्डर किसको बोलते हैं? जैसे जब इमोशन जब स्टिमुलेट होता है, तो इमोशन स्टिमुलेट होने के बाद 10 to 15 मिनट के अंदर यह सीमेन को बाहर आ जाना चाहिए। 10 to 15 मिनट में इमोशन के बाद ये बाहर आ जाना चाहिए। अगर बाय द वे अगर यह इजाकुलेशन में टाइम में अगर डिफ़िकल्ट हो रही हो, टाइमिंग डिफ़िकल्ट हो रहा है या फिर अमाउंट का डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग इजाकुलेटरी डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे बहुत सारे मेल में ये जो इजाकुलेशन है वह समय से पहले हो जाता है, यानी कि 5 मिनट से पहले। 5 मिनट से पहले तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 5 मिनट से पहले हो रहा है तब भी ये प्री इजाकुलेशन कहलाता है। और दूसरी चीज़ें ये भी होता है कि जो इजाकुलेशन हुआ ही नहीं, जिसमें या तो ब्लैडर में चले जाते हैं इजाकुलेशन। तो इजाकुलेशन में 2 डिफेक्ट हो गया, एक जो होता है समय से पहले हो जाता है, एक जो होता ही नहीं इजाकुलेशन। तो समय से पहले अगर इजाकुलेशन हो जाता है उसको हम लोग प्री इजाकुलेटरी डिफेक्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे रीजन मिलते हैं। इसका हम पिछले वीडियो पढ़ाए थे, उसको देख लीजिएगा। और एक होता है कि इजाकुलेशन हुआ ही नहीं, तो उसका तो रीजन चाहे वह इन्फेक्शन हो या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो उसके कारण इजाकुलेशन होता ही नहीं। इसके बारे में बता चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है कंपोनेंट डिफेक्ट, है ना। इजाकुलेटरी डिफेक्ट तो आपको है, उसमें आपको दवा भी बता दिए थे, देख लीजिएगा उसके बारे में। आज हम लोग कंपोनेंट डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं।
कि सीमेन में जो कंपोनेंट होना चाहिए वह कंपोनेंट अबनॉर्मल हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं, और जिसके कारण कई तरह के डिजॉर्डर, खास करके इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा होता है। तो हम बात करते हैं कंपोनेंट डिफेक्ट में। देखिए, कंपोनेंट डिफेक्ट को जानने के लिए, कंपोनेंट डिफेक्ट को जानने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको लिखना होगा सीमेन एनालिसिस। याद है क्या? कंपोनेंट डिफेक्ट को जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सीमेन एनालिसिस करते हैं। सीमेन एनालिसिस किसको बोलते हैं? सीमेन एनालिसिस बोलते हैं सीमेन एनालिसिस। मतलब सीमेन को निकाल करके उसको हम लोग जांच करते हैं, उसके अंदर जितने कंपोनेंट है उसका जांच करेंगे। तो सीमेन एनालिसिस पहली बात तो कब करते हैं? जब मेल में इनफर्टिलिटी का केस हो, या सीमेन का डिजॉर्डर का केस हो, या सीमेन को अगर डोनेट करना हो, ये सब कई केस में सीमेन एनालिसिस किया जाता है। इसके लिए करने का क्या करना चाहिए? इसके लिए तो सीमेन एनालिसिस को करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि कम से कम 3 दिन तक आपको एब्स्टिनेंस रहना पड़ेगा, यानी कि 3 दिन तक कोई भी इजाकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो अच्छा जांच होता है। 3 दिन अगर कोई इजाकुलेशन नहीं होना तो उसमें अच्छा टेस्ट हो जाता है, पहली बात है। दूसरी चीज़ है, इस जांच के लिए पेशेंट को हम लोग लैब के ही बगल में, उसको हम लोग बोलते हैं कि लैब में या लैब के बगल में हॉस्पिटल में ही वह इजाकुलेट करके उसे देना होगा। इजाकुलेशन के लिए प्रोसेस मास्टरबेशन प्रोसेस होता है, उससे उसको क्या करते निकलवा देते हैं, क्योंकि सीमेन निकलने के 5 मिनट के अंदर ये लैब में आ जाना चाहिए, विदिन 5 मिनट, क्योंकि हम कंपोनेंट पढ़ाएंगे, हर डिजॉर्डर पढ़ाएंगे आपको हम। तो ये तो हुआ कि इजाकुलेशन कहाँ पे होना चाहिए। इजाकुलेशन का बेस्ट टाइम जो है ना, वह मॉर्निंग का सूटेबल होता है, 8 बजे से लेकर के और 10 बजे के बीच में थोड़ा सूटेबल समय होता है। ऐसे दिन में भी कर सकते हैं जांच को। और सबसे बड़ा प्लेस तो बहुत जरूरी है ना, कि लैब के बगल में वह होना चाहिए प्लेस जहाँ से वह इजाकुलेशन आता हो। अब जो कंपोनेंट जो आ जाता है, जो लैब में चला जाता है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं? तो सबसे पहले मिलेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, तो फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो इसमें हमको क्या क्या देखेंगे? सबसे पहला देखेंगे वॉल्यूम। हम इस सब के बारे में एबनॉर्मलिटी को एक एक करके सबका दवा बताएंगे आपको हम, कि किसके लिए कौन सा मेडिसिन है, क्या करते हैं। अब इससे पहले ये बता रहे हैं कि इसमें लोग सीमेन एनालिसिस में क्या क्या देखेंगे। पहला वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम जो है नॉर्मल में उसका क्या होना चाहिए? 2 ml से लेकर के 5 ml के बीच होना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम उसका अगर कम है तो क्यों कम है, इसके बारे में हम बताएंगे। इसके बारे में वॉल्यूम कम डिजॉर्डर है, क्योंकि कम रहेगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएंगे। वॉल्यूम के बाद दूसरे पे हम देखेंगे कलर देखेंगे। कलर में नॉर्मल कलर जो होता है वह ग्रेइश कलर होता है, इसका है ना, ग्रेइश कलर। हाँ, इसमें अगर अब नॉर्मल कलर क्या क्या होंगे, जैसे रेड कलर, येलो कलर, ब्लैकिश कलर, ग्रीनिश कलर, व्हाइटिश कलर, ये सब कलर को हम जिक्र करेंगे आपको, और उस सब की दवाई बताएंगे आपको कि वो क्या होते हैं। तो कलर में हम लोग देखते हैं। तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं हम लोग? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में कितना है ना, कितना विस्कोसिटी है। ऐसा तो नहीं कि वाटरी हो एकदम, कोई इसमें विस्कोसिटी है या नहीं है। तो ये अभी देखते हैं नॉर्मल विस्कोसिटी इसका जो होता है ना, वह 3 times मोर देन डिस्टिल वाटर। 3 times मोर देन डिस्टिल वाटर, ये हम लोग बोलते हैं। उससे ज़्यादा विस्कोस होना चाहिए। इसका होता है लिक्विफिकेशन टाइम। लिक्विफिकेशन टाइम में क्या होता है ना, कि जो सीमेंट जो बाहर आता है ना, तो क्लॉटेड फॉर्म में बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा देर के बाद क्लॉट कर जाता है वो, और वह 10 मिनट के अंदर उसको क्या होना चाहिए, फिर वो लिक्विफाई हो जाना चाहिए। अगर 10 मिनट में लिक्विफाई नहीं होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम है, तो वो इनफर्टिलिटी का केस बन सकता है। तो लिक्विफिकेशन टाइम का क्या इंपॉर्टेंस हम आगे बताएंगे। लेकिन नॉर्मल जो टाइम होता है लिक्विफिकेशन टाइम का, वो कितना होता है? 10 मिनट से लेकर के और 20 मिनट
10 मिनट से लेकर के 20 मिनट जो है ना इसका लिक्विफिकेशन टाइम को दिया गया है। अगर 10 मिनट से कम होगा तब भी गड़बड़ है, 20 मिनट से ज़्यादा होगा तब भी गड़बड़ है। तो लिक्विफिकेशन टाइम इतना हम लोग देख लेते हैं क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में। दूसरा हम लोग देखते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल में क्या क्या देखते हैं? केमिकल में सबसे पहले देखते हैं उसका पीएच, है ना। केमिकल या पीएच को रिएक्शन भी बोलते हैं। तो पीएच यानी सीमेंट का जो पीएच है ना वह अल्कलाइन होना चाहिए, है ना। नॉर्मल क्या होना चाहिए? अल्कलाइन। अल्कलाइन या बेसिक जिसको बोलते हैं यह होना चाहिए, यानी 7.6 से लेकर के और 8.2 के बीच होना चाहिए। 7.6 से 8.2 इसका पीएच होना चाहिए, 7.6 से 8.2 के बीच। अगर इसका पीएच एसिडिक हो जाता है तो आपको डेथ हो जाएंगे। इसका भी आपको बताएंगे अलग से, इस पर भी वीडियो बताएंगे आपको, और इसका भी ड्रग्स बताएंगे कि इसमें कौन कौन से दवा चल सकते हैं, चलाते हैं हम लोग। इसके बाद केमिकल में एक और जांच होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का जांच करते हैं। जैसे फ्रुक्टोज तो मेन इसका एनर्जी का एक सोर्स है ना। तो फ्रुक्टोज का क्या होना चाहिए रेंज में, जैसे 30 से 40 mg पर DL इसमें एक रेंज आता है कि उतना रेंज में होना चाहिए इसमें फ्रुक्टोज। अगर वह नहीं है तो इसका मतलब कि एनर्जी कम मिलेगा इसको। तो खैर इसका बहुत ज़्यादा जांच लोग नहीं भी करते हैं फ्रुक्टोज का। और जो तीसरे पार्ट में आते हुए माइक्रोस्कोपी, फिजिकल केमिकल। अब तीसरा में कौन सा? माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं हम लोग कि माइक्रोस्कोपी में क्या क्या करते हैं, है ना। माइक्रोस्कोपी में 2 पार्ट होता है। माइक्रोस्कोपी में 2 पार्ट है। पहला हम लोग जांच करते हैं स्पर्म के लिए करते हैं, और दूसरा करते हैं लोग सेलुलर पार्ट के लिए, अदर पार्ट के लिए, अदर कंपोनेंट के लिए। तो पहला जो करते हैं लोग स्पर्म के लिए करते हैं। स्पर्म का क्या क्या देखना होता है इसमें? पहला देखते हैं मोटिलिटी। देखिए मोटिलिटी का भी हम बनाएंगे वीडियो, आपको बताएंगे आपको हम कि नॉर्मल मोटिलिटी कितना होना चाहिए, एक्टिव मोटाइल, स्लगिश मोटाइल, नॉन मोटाइल, है ना। कितने घंटे में, आधे घंटे में कितना होना चाहिए मोटाइल, 1 घंटे में कितना होना चाहिए, 2 घंटा में, 3 घंटा में, 4 घंटा में। क्योंकि अलग अलग आवर के लिए अलग अलग निकाल के देते हैं। क्योंकि आपको जब स्पर्मेटोजोआ को जब यूट्रस में जब आता है तो 4 घंटा तो उसको पहुंचने में लगता है ना फिलोपियन ट्यूब में। ऐसे यूट्रस में उसको अगर 24 से 48 घंटा तक वो अगर रहता है तो फर्टिलाइजेशन का चांस बनता भी है ठीक ठाक। तो ये बताया था कि मोटिलिटी बहुत जरूरी है। तो मोटिलिटी बताएंगे, इसको अलग से बताएंगे। आपकी मोटिलिटी में आपको जैसे एक्टिव मोटाइल कितना होना चाहिए, एक्टिव मोटाइल, एक्टिव में जैसे मान लीजिए एक्टिव कितना होना चाहिए, तो 80 से 85% आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और दूसरा स्लगिश कितना होना चाहिए इसमें, 10%। और तीसरा नॉन मोटाइल 5%। ये इतना तो नॉर्मल होता है। यही हम बताएंगे जब मोटिलिटी अगर बाय द वे किसी का घट जाता है तो पहुंचेगा नहीं ना जहाँ पर, क्योंकि स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ पहुंचना होता है, फीमेल के फिलोपियन ट्यूब में एम्पुला तक। और जब तक वहाँ पहुंचेगा नहीं तब तक तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर मोटिलिटी नहीं रहेंगे ना तो उस केस में इनफर्टिलिटी बन सकता है। तो मोटिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, कैसे हम लोग मोटिलिटी को हाइपर एक्टिव करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे आपको हम। तो मोटिलिटी के बाद एक और चीज देखते हैं, काउंट देखते हैं। काउंट किसका काउंट, स्पर्म का काउंट कितना होना चाहिए। जैसे नॉर्मल काउंट, जैसे देखिए नॉर्मल काउंट इसका 80 से लेकर 120 मिलियन पर ml होता है ना, 80 से 120 मिलियन। और ये कहीं कहीं पे आपको 60 तक भी देता है, 60 मिलियन पर ml। तो अगर बात एक बात बता देखिए, इसका भी कोरिलेशन करना हम लोग को किससे, मोटिलिटी से करना होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए काउंट है और मोटाइल कम है तभी गड़बड़ है। एक है कि काउंट कम है लेकिन मोटाइल ज़्यादा है तो सही तो है। काउंट कम रहते हुए भी या मोटिलिटी ज़्यादा है तो फर्टिलाइजेशन होगा। और काउंट ज़्यादा है और मोटिलिटी कम है
तो कोई फायदा नहीं है। यानी कि मोटिलिटी, दोनों में मोटिलिटी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ना। हालांकि काउंट का भी इम्पोर्टेंस है। मान लिया किसी का अगर 20 मिलियन से कम होगा स्पर्मेटोजोआ तो फर्टिलिटी होगा नहीं, ऊपर काउंट होना चाहिए ना उसको जाने तक लिए। तो ये हो गया आपको स्पर्म का माइक्रोस्कोपी। तो दो काम देखते हैं, एक तो मोटिलिटी देखते हैं, काउंट देख लेते हैं माइक्रोस्कोप में। अब इसके बाद क्या देखते हैं, तो सेलुलर, अब इसके बाद माइक्रोस्कोप में तो अदर कंपोनेंट देखते हैं। अदर कंपोनेंट में क्या क्या होता है, या उसको भी लोग जिक्र कर देते हैं कि अदर में क्या क्या देखते हैं। जैसे अदर में देखते हैं पहले नंबर पे आरबीसी या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। नॉर्मल में क्या होना चाहिए, नील, नॉर्मल में नील होना चाहिए। अगर मान लें किसी में अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इरोजन है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हो रही है। दूसरा हम लोग देखते क्या है, डब्ल्यूबीसी या पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल, या कहेंगे ल्यूकोसाइट भी लिखा रहता है, पार्शियल, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, तीनों नाम से रहता है। इसलिए अच्छा ये कितना होता है, 0 से 1 पर HPF, यानी इतना होना चाहिए, 0 से पर HPF। इससे ज़्यादा है इसका मतलब पस बन रहा हो, पायोस्पर्मिया केस है। थर्ड में आता है एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 से 2 पर HPF। और ये तो रहना चाहिए। तो अब तो जो लाइनिंग है ना जेनाइटल ऑर्गन्स का, वो निकलता है इसमें। इसके बाद अब आता है आपको बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में होना चाहिए नील, बैक्टीरिया नील, और लास्ट में पैरासाइट, पैरासाइट नील। और रहता है पैरासाइट, तो कौन से पैरासाइट होते हैं, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस कभी कभी मिलते हैं। तो ये आपको जो है ना पूरा जितना अभी बताए हैं ना, ये सीमेन एनालिसिस है, सीमेन का कंपोनेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सबको हम लोग अब 1 बाय 1 करके हर डिजॉर्डर को हम लोग देखते चलेंगे, आप देखते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। पहले हम लोग बताएंगे वॉल्यूम के बारे में, और उसके बाद सारे के बारे में चलेंगे हम लोग। हर वीडियो को अलग अलग लेके चलेंगे, क्योंकि एक जगह बनाने से थोड़ा लेंदी हो जाएगी। लेकिन अभी आज तो आप जरूर समझिएगा, इसको सीमेन एनालिसिस कहते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।